एवरीवन, आई एम मुस्कान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरल कैप्सिड और वायरल एनवेलप के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वायरल के जनरल इंट्रोडक्शन, उसके शेप और साइज को डिस्कस किया था और उसके टाइप्स को भी डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये हम बात कर रहे हैं वायरस के जो पार्ट हैं उसके बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे वायरल कैप्सिड की और वायरल के रेसिस्टेंस की और वायरल के एनवेलप के बारे में। जैसा कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो सभी को नोन है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, एक बेसिक सा उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें। वैसे ही आज हम इसमें थोड़े डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, वायरस का जो कैप्सिड होता है, ये इसके फंक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि वायरस में कैप्सिड प्रेजेंट होता है और ये कैप्सिड जो है वो प्रोटीन के सेल्स का बना हुआ होता है और इसी कैप्सिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जीनोम प्रेजेंट होता है। हमने पहले वीडियो में इसे डिस्कस किया था कि कैप्सिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जीनोम प्रेजेंट होता है। और वो जीनोम क्या कंटेन करके रखता है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखता है। या तो वो आरएनए हो सकता है या फिर वो डीएनए हो सकता है। देन हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। अगर फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है कि न्यूक्लिक एसिड कोर को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैप्सिड के अंदर जीनोम में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए, आरएनए, तो वही है। या ये न्यूक्लिक एसिड कोर को प्रोटेक्ट करके रखता है। देन सेकेंड वन इज ये वायरल एब्जॉर्प्शन को मीडिएट करता है और सेल को पेनिट्रेट करने के लिए। वायरल एब्जॉर्प्शन मीन्स इसके थ्रू ये जाकर के किसी भी सेल से लाइक अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल के साथ ये जाकर के अडियर हो जाते हैं। अडियर होने के बाद फिर वहाँ पे ये उस सेल को पेनिट्रेट करते हैं। किसके थ्रू पेनिट्रेट करते हैं? कैप्सिड के थ्रू ये पेनिट्रेट कर पाते हैं और फिर उसके अंदर एंटर करके, सेल के अंदर एंटर करके सेल मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ ये इंटरैक्शन करके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, अंदर एंटर कर सकते हैं सेल के। ठीक है। और इसके कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है? तो ये एक कैप्सोमर से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि एक मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है वायरस की, और ये प्रोटोमर्स के साथ मिलकर बना हुआ होता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है वायरस की। ओके। और कैप्सोमर को हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि कैप्सोमर क्या होते हैं। वायरल कैप्सिड, जो कैप्सोमर मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है, वो बहुत सारे नंबर ऑफ कैप्सोमर जो हैं वो ये कंटेन करके रखते हैं। और प्रोटोमर्स की अगर बात करें तो ईच कैप्सोमर जो है वो वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, जिसे कि प्रोटोमर कहते हैं, और जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। और ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है ये या तो मोनोमेरिक हो सकती है या फिर पॉलीमेरिक हो सकती हैं। मोनोमेरिक में वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है जो कि सीक्वेंशियल होंगे, और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि ये 6 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का मिलकर बना हुआ होता है। तो ये तो हो गए हमारे वायरल कैप्सिड की बात। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड सिमेट्री की। न्यूक्लियोकैप्सिड सिमेट्री मतलब कुछ कैप्सिड ऐसे भी होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों तरफ सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें न्यूक्लियोकैप्सिड सिमेट्री कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड सिमेट्री इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज आइसोहेड्रल, क्यूबिकल, and next is
हेलिकल एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। ये 3 टाइप के 3 डिफरेंट शेप के न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं जो कि डिफरेंट वायरस में प्रेजेंट होते हैं। जो आइसोहेड्रल होते हैं या क्यूबिकल फॉर्म जो होता है वो कौन कौन से वायरस के लिए हो सकता है? पिकोवा वायरस, एडेनो वायरस, हार्पी वायरस, टोगा वायरस और रेट्रो वायरस के लिए। और जो हेलिकल शेप है ये जो आरएनए होते हैं, बेसिकली आरएनए वायरस के लिए होता है हेलिकल शेप, जिसमें आएंगे हमारे कोरोना वायरस, पैरामिक्सो वायरस, एरेना वायरस। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका पॉक्स वायरस आ जाएगा। और कुछ बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसे डिस्कस किया था कि इस अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के जो वायरसेस हैं उसके एग्जाम्पल को भी मैंने डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोकैप्सिड के बेसिस पे इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं। तो यहाँ पे जो आइसोहेड्रल क्यूबिकल फॉर्म होता है, इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्पेरिकल शेप के भी होते हैं। इस टाइप के जो वायरस होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं और मोस्टली जो वायरसेस हैं वो नेक्ड होते हैं। बहुत कम वायरसेस में ही एनवेलप पाया जाता है इस टाइप के जो वायरस होते हैं क्यूबिकल फॉर्म के। और अगर हेलिकल की बात की जाए तो हेलिकल में बेसिकली आरएनए वायरस आते हैं जैसा कि मैंने बताया, और इसके साथ ही ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है इसमें, इसके जो कैप्सोमर होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल करके एक हेलिकल और स्पाइरल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हेलिकल सिमेट्री होती है ये वायरस को रॉड लाइक अपीयरेंस देती है, रॉड लाइक फॉर्म देती है। और नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस की अगर बात की जाए तो ये वायरस कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि ये हेलिकल है या फिर क्यूबिकल फॉर्म में है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि बैक्टीरियोफेज हेड और टेल में डिवाइडेड होता है। इसके डिफरेंट ये अलग ही शेप का होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इसका शेप है जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये हेलिकल है या फिर क्यूबिकल है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये इसमें आते हैं टेम्परेचर, कोल्ड, रेडिएशन एंड केमिकल। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो हीट लेबाइल और इनएक्टिवेट हो जाते हैं 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट में और 100 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यू सेकेंड्स में। मीन्स ये हीट रेसिस्टेंस होते हैं, ये हीट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और कोल्ड की अगर बात की जाए तो ये कोल्ड में स्टेबल होते हैं। किस टेम्परेचर में स्टेबल रह सकते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस टू -70 डिग्री सेल्सियस में ये लॉन्ग टाइम के लिए कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। और वो भी कौन सी कंडीशन में? एक फ्रीज ड्राइंग कंडीशन जो होती है उस टाइम पे। और रेडिएशन की अगर बात की जाए तो इसमें ये यूवी रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे और गामा रेस में ये वायरस जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इन वायरस में ये जो वायरस है वो इन रेस में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है, जब ये यूवी रेडिएशन या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि जो इसके पिरिमिडिन बेसिस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, उस पिरिमिडिन बेसिस के जो स्ट्रैंड होते हैं वो डाइमर का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। और डाइमर का फॉर्मेशन करने के बाद उनके जीनोम में लेथल ब्रेक हो जाता है। वो उसका जो जीनोम है वो ब्रेक हो जाता है और फिर वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज केमिकल। अगर हम केमिकल की बात करें तो जो क्लोरोफॉर्म है, ईथर है और बाइल सॉल्ट, ये सारे
जो हैं वो ऑल टाइप के वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल होते हैं। वायरसेस के साथ लिपोप्रोटीन के एनवेलप को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कैपेबल होते हैं। मोस्ट वायरस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। इन केमिकल्स में मोस्टली जो वायरसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरल एनवेलप। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने बेसिक बताया है कि वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और इसके ये जो आउटर लेयर है दैट इज एनवेलप, इसे ही वायरल एनवेलप कहते हैं। और अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो पैप्लोमर इसका मेन कंपोजिशन होता है जिसे कि ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, बेसिकली हर वायरस में एनवेलप नहीं होता है, ओनली कैप्सिड प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था, तो वही चीज है कि इसमें अगर जिस भी वायरस में एनवेलप है तो वो किस तरीके का होगा। ये जो एनवेलप है वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है और ये जो लिपिड बाइलेयर का एनवेलप होता है बेसिकली इसे होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव किया गया है और इसके साथ ही ये जो बाइलेयर है वो आउटर सरफेस को शो करते हैं। ये आउटर सरफेस है जो कि किसको प्रोटेक्ट करके रखता है, कैप्सिड को प्रोटेक्ट करके रखता है और ये लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है और ये कंसिस्ट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और नंबर्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट इज कॉल्ड एज पैप्लोमर, इसे ही पैप्लोमर कहा जाता है। तो ये इसका मेन कंपोजिशन होता है। और अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये प्रमोट करते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के साथ इन्फेक्शन को, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के साथ, मीन्स ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है इनके साथ ये इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं। मीन्स ये एनवेलप अटैचमेंट का काम कर सकते हैं और ये जाकर के स्टक हो जाते हैं सेल से, होस्ट सेल से, फिर वहां पे ये अपने कैप्सिड को रिलीज करते हैं और जो कैप्सिड है फिर अपने जीनोम के आरएनए को रिलीज करके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और ये वायरल अटैचमेंट प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं सेल्यूलर रिसेप्टर में। जैसा कि मैंने अभी प्रोसेस बताया किस तरीके से ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो ये प्रोटीन जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं सेल के रिसेप्टर के साथ, सेल्स में, होस्ट सेल्स में। ओके, और एक और चीज है बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें, ये जो वायरल अटैचमेंट प्रोटीन है ये इरिथ्रोसाइट को बाइंड करके रखते हैं और जब ये इरिथ्रोसाइट को बाइंड कर देते हैं, मीन्स ये ब्लड सेल्स को अगर बाइंड कर देते हैं, तब इसे कौन सा टर्म दिया गया है, इसे कहा जाता है हिम एग्लूटिनिन। ओके, और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है ग्लाइकोप्रोटीन के लिए फंक्शन की बात करें तो कि ये मेजर एंटीजन होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी के लिए होते हैं और ये इन्फेक्ट करते हैं इम्यूनिटी को, होस्ट के इम्यूनिटी को। ये एज अ एंटीजन काम करते हैं। जैसे ही ये किसी होस्ट के बॉडी में एंटर करेंगे, होस्ट का जो एंटीबॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगा, फिर उसे रिकॉग्नाइज करके वो एंटीजन के साथ अटैच्ड होके एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरैक्शन होगा, देन एंटीजन को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन है प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, ये होता है आपका वायरस के लिए इम्पॉर्टेंट, बट होस्ट के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम अगर थोड़ा और जान लेते हैं, ये जो हिम एग्लूटिनिन है इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं कि ये लार्ज नंबर के ऑफ वायरस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं इसकी स्पाइक को, हिम एग्लूटिनिन की स्पाइक्स को कंटेन करके रखते हैं किसमें, कैप्सिड या फिर एनवेलप में, जो कि एग्लूटिनेट कर देती है डिफरेंट स्पीसीज के रेड सेल्स को। मतलब
अगर स्पाइक किसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइक। ये स्पाइक, ये जो ऐसे निकली हुई सी पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है आपका स्पाइक, जो कि एनवलप के साथ अटैच्ड है। और बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं वो हिम एग्लूटिनिन के स्पाइक को अपने साथ कंटेन करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट स्पीसीज के रेड सेल्स होते हैं उसको एग्लूटिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये वायरस के लिए बहुत अच्छा एक वायरस के लिए इसे अच्छा कह सकते हैं, बट ह्यूमंस के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का। ये इस तरीके का स्पाइक जो है वो कंटेन करके रखता है, जो कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हो करके उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और साथ ही वायरल हिम एग्लूटिनिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो रिसेप्टर एरिया में कंटेन, रिसेप्टर एरिया जो होता है रेड ब्लड सेल का, उसके साथ जाकर के ये अटैच्ड हो जाते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये, और ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस के और डिफरेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा और जानकारी हम लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।